चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती जीके जेएस की इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप अपने चैनल पर पेन और पेपर के साथ तैयार रहिए। बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा की बहाली को देखते हुए बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो कि 1275 वैकेंसी के साथ आया है, उस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए खास महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का पहला सवाल देखिए क्या क्या रहा है आपके सामने। अभी देखेंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, ठीक है, बिहार पुलिस का भी अभी जो बहाली रद्द किया है तो वो भी आपका एग्जाम उसका बचा हुआ। तो ये तमाम प्रतियोगी परीक्षा आपके सामने है। सेंट्रल सरकार की परीक्षा है, बिहार सरकार का है और भी स्टेट का है। तो ये सभी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए आपको जीके जिसमें काफ़ी योगदान है और उस पर ध्यान भी देने का जरूरत है। तो चलिए 20-20 प्रश्न को हम लोग प्रतिदिन हल करते हैं। तो आज पहला 20 प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका प्राचीन नाम पूछ रहा है कि क्या है। और सांची का स्तूप आपसे पूछेगा कौन बनवाया था, तो अशोक बनवाया था, ठीक है। सांची स्तूप को कौन बनवाया, अशोक, और उसका रोलिंग करवाया था पुष्यमित्र शुंग। तो चलिए यहाँ तो क्वेश्चन पूछा कि सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो काक नाम है। सांची का प्राचीन नाम क्या था, काक नाम। और सांची स्तूप का पूछेगा निर्माण कौन करवाता है, अशोक करवाता है। सांची स्तूप के चारों रोलिंग कौन करवाता है, पुष्यमित्र शुंग करवाता है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में अभी कहा गया है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट करवा दिया था, ठीक। अगला पॉइंट, तो सांची का प्राचीन नाम याद रखेंगे, काक नाम। अगला, अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में लिखे गए थे। अशोक का जो अभिलेख है किन भाषा में लिखा गया है, प्राकृत है, यूनानी है, अरमाइक है। प्राचीन जो अशोक अपना अभिलेख में प्रयोग किया भाषा का वो प्राकृत है, यूनानी है और अरमाइक है। या कह देगा क्वेश्चन कि अशोक अपने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है, तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ग्रीक है और अरमाइक है। ये 4 लिपि का प्रयोग किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग भारत से मिला है। तो अशोक के अभिलेख किन भाषा में, प्राकृत, यूनानी और अरमाइक है। अशोक के अभिलेख कौन लिपि में, तो लिपि बोलेगा तो ब्राह्मी आंसर देंगे। अशोक के 7 अभिलेखों का वर्णन किस अभिलेख में है। अशोक के 7 अभिलेख हैं, उसका वर्णन किस अभिलेख में है, तो 7वां अभिलेख में। किस अभिलेख में, 7वां अभिलेख में। 7वां अभिलेख किसको कहते हैं, दिल्ली टोपरा अभिलेख को 7वां अभिलेख कहते हैं। टोपरा जो कि हरियाणा में है, टोपरा जो कि हरियाणा में है, जो टोपरा में अभिलेख था अशोक का, उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर गया था, दिल्ली लेकर गया, इसलिए नाम क्या पड़ा, दिल्ली टोपरा अभिलेख है। तो 7वां अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। कहेगा अशोक का कौन सा स्तंभलेख सबसे लंबा, तो 7वां स्तंभलेख। 7वां स्तंभलेख किसको कहिएगा, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को कहिएगा। अशोक का रामपुरवा स्तंभलेख कहाँ है, चंपारण, बिहार के चंपारण में। अशोक का रामपुरवा स्तंभलेख कहाँ है, चंपारण में। लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये भी जो है अशोक का स्तंभलेख कहाँ है, बिहार के चंपारण में। और रामपुरवा भी कहाँ, बिहार के चंपारण में। अशोक का रुमनीदेई लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, नेपाल से। अशोक का रुमनीदेई लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, नेपाल से। और इसमें बुद्ध का भी चर्चा, कहेगा किस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध के जन्म का चर्चा किया है, तो रुमनीदेई में। और सबसे छोटा स्तंभलेख कौन, रुमनीदेई। सबसे छोटा स्तंभलेख पूछेगा रुमनीदेई, और सबसे लंबा पूछेगा 7वां, सबसे लंबा 7वां, जिसको दिल्ली टोपरा स्तंभलेख के नाम से भी जाना जाता है। टोपरा हरियाणा में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो हैराड डोमर मॉडल, हैराड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछेगा कब से कब तक चला है, तो 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, 1951 से 1956 के बीच में। और कौन मॉडल पर, हैराड डोमर मॉडल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 56 से लेकर 61 तक चलता है, 56 से लेकर 61 तक चलता है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो किस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज, ठीक था, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था? तो आधारभूत उद्योग और भारी उद्योगों को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछेगा किस क्षेत्र में प्राथमिकता दिया गया? तो आधारभूत उद्योग धंधे को, आधारभूत, ठीक है। और पहला में पूछेगा तो कृषि को प्राथमिकता दिया था। तो आधारभूत उद्योग धंधा और भारी को दिया गया, भारी उद्योग को, और आधारभूत उद्योग को दिया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 याद रखेंगे कारखाना खोला गया था। पहला दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दूसरा भिलाई इस्पात कारखाना, और तीसरा राउरकेला इस्पात कारखाना। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला उड़ीसा में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में खोला गया था आपको जाकर बोकारो स्टील सिटी प्लांट। तो 3 उद्योग खोले गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नागल परियोजना, और याद रखेंगे भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का देन था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का देन था। भाखड़ा नागल परियोजना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना का देन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का होना किस बल के कारण संभव है? पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति का होना किस बल के कारण संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होगा। ये किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होगा। 20 प्रश्न हम लोग बैक टू बैक लगातार देख रहे हैं, आप इसे ध्यान में रखते चलें। गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। दाब का सूत्र आपसे पूछ रहा है कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से सूचित करते हैं, तो बल बटा ए, फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। F से फोर्स, A से एरिया दाब का होता है। ठीक है, श्यानता दाब का अगर पूछेगा SI मात्रक तो पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर भी होगा, न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल कहेंगे, क्योंकि इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? पास्कल के द्वारा। श्यानता गुणांक का SI मात्रक आपसे पूछ रहा है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। श्यानता गुणांक का SI मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें तो वह घूमते हुए थोड़ी देर बाद किस कारण स्थिर हो जाता है? यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ देते हैं, देखते हैं पानी वगैरह लेते हैं और उसको घुमाकर छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वह स्थिर हो जाता है। जो पानी में हलचल रहता है, ठीक है, वो किसके कारण? श्यानता के कारण। किसके कारण स्थिर होगा? श्यानता के कारण। श्यानता को विस्कोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? केवल 1 बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितना बार संशोधन किया गया? केवल 1 बार। 42वां संशोधन 1976। 42वां संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और कहेगा कि किस बाद में यह निर्णय लिया गया कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो केशवानंद भारती बाद 1973। केशवानंद भारती बाद बनाम केरल राज्य 1973 में यह फैसला लिया गया कि संविधान की उद्देशिका में मूलभूत ढांचे को छोड़ते हुए बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। मूलभूत ढांचा में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया। और 1976 में अभी तक केवल 1 बार किया गया, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बोलिए, और अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को। कब बना? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा, यह अपना निर्णय खुद लेगा। तो भारत गणराज्य या कहेगा भारत गणतंत्र कब हुआ? तो उसका भी आंसर क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी थी? भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा में जो 389 मेंबर थे,
389 मेंबर थे, उसका पूछ रहा है कि कितने मेंबर बचते हैं, तो 299। कितना? 299। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद तो 229 प्रांत से चुनकर आए थे, 229 है जो ब्रिटिश प्रांत से, और 70 को देसी रियासत से चुना कर आए थे। ठीक है ना, जब आपका भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। और टोटल ऐसे पूछेगा, जब भारत और पाकिस्तान जब एक साथ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो 389 मेंबर 389 मेंबर चुनकर आए थे, ध्यान में रखिएगा। अगला, संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था? 114 दिन विचार किया गया था। कितना दिन? 114 दिन। अगर अधिवेशन आपसे पूछेगा तो 12 अधिवेशन हुआ संविधान सभा के लिए। कुल कितना अधिवेशन? 12। और अधिवेशन पर कितना दिन बहस चलता है? तो 165 दिन चलता है, 165 दिन। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। तो संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? तो 114 दिन। कुल अधिवेशन पूछेगा 12, और अधिवेशन पर जो विचार विमर्श होता है वो 165 दिन का होता है। तो बच्चों 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बिहार इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी में आप लोग अच्छी तरीके से लगे हुए होंगे, और यह 20 प्रश्न आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।